एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व के दौर को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। ओके, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि जो कांग्रेस रहती है वो पहले 3 चुनाव में विजय बनती है। यानी कि जब फर्स्ट चुनाव होता है हमारे आज़ाद भारत का तो भी कांग्रेस जीतती है, जब सेकेंड चुनाव होता है तो भी कांग्रेस जीतती है, और जब थर्ड चुनाव हमारे भारत का होता है तो भी कांग्रेस जीतती है। यानी कि प्रथम तीनों चुनाव में कांग्रेस का वर्चस्व होता है। अब हमको आगे ये समझना था कि ऐसे क्या कारण है जिनसे तीनों के तीनों चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही जीती, बाकी कोई विपक्षी दल नहीं जीत पाया। तो बस सबसे पहले यही समझेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कांग्रेस की विजय हुई, यानी कि कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ, कांग्रेस का वर्चस्व कायम हुआ, यानी कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कारण है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। इसका क्या मतलब है? देखो, जो ये कांग्रेस थी ये आज की पार्टी नहीं थी। ओके, ये हमारा जब देश भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उसके पहले की पार्टी थी, और कांग्रेस ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किए थे। जो कांग्रेस के अंदर जो नेता लोग थे उन्होंने, इसीलिए जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी विरासत के रूप में कांग्रेस को देखा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। यूँ तो कांग्रेस पार्टी का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कांग्रेस पार्टी। ओके, तो देखो ये इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। सही है, क्योंकि इसके सारे के सारे नेता ने क्या किया था? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसकी विरासत किसे? कांग्रेस पार्टी को ही हासिल होगी। यहाँ तक कि इस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में भी देखा जाता था। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ इसके लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया उसके वारिस के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा जाने लगा। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत है। यानी कि कुल मिलाकर जो कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, तीनों के तीनों चुनाव में उसका वर्चस्व था, उसका मुख्य कारण है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। ओके, तो पहला कारण आपको समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी और इसीलिए यह चुनाव में जीत रही थी। अब चलते हैं दूसरे कारण की तरफ। दूसरा कारण है प्रसिद्ध नेताओं का प्रभाव। देखो, ये पहला कारण दूसरे कारण से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो, प्रसिद्ध नेता यानी कि जितने भी नेता उस टाइम पर प्रसिद्ध थे, खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। यानी कि उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू का लोगों की जनता पर जादू सा असर था। अगर नेहरू जी ने कोई बात कह दी तो उसको हर जनता मानने को तैयार थी। ओके, तो उस टाइम पर कांग्रेस से जुड़े हुए कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए कांग्रेस की विजय का एक कारण है कि इसमें सारे प्रसिद्ध नेता थे। देखो, उसके साथ साथ जो भी आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी, जो भी आज़ादी के आंदोलन में नेता आगे थे, वो सारे के सारे, या कह सकते हैं कि अनेक नेता कांग्रेस के उम्मीदवार थे, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। ओके, तो इसलिए भी कांग्रेस की जो विजय है या कांग्रेस का प्रभुत्व था वो कायम था। तो दो कारण है, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की विरासत थी, फिर दूसरा प्रसिद्ध नेताओं का अभाव। इसे आप ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए दो कारण देख लिए, अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की तरफ। तीसरा कारण है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। यानी कि देखो, जो ये कांग्रेस पार्टी थी ना, ये एक गुट से बनी हुई नहीं थी, यानी कि एक दल की नेता नहीं थे इसमें क्या था कि जैसे मान लीजिए ये कांग्रेस है, अब ये पूरी कांग्रेस बहुत ही अलग अलग विचारधारा रखने वाले गुटों से मिलकर बनी थी। इन सबका कंबाइंड रूप थी कांग्रेस। ओके, तो देखो यहाँ पर पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह, यानी कि पार्टी के अंदर बहुत सारे समूह उपस्थित है, उन्हें हम क्या कहेंगे? गुट कहेंगे। ओके, अब इन गुटों में क्या था? तालमेल थी, अच्छी खासी बनती थी और सहनशीलता भी थी। देखो, अपने गठबंधनी स्वभाव से विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। कौन? कांग्रेस। यानी कि जितने भी गुट इस कांग्रेस में शामिल थे सबके प्रति सहनशील थी। ओके, उसके साथ साथ
साथ ही कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव के कारण उसे एक असाधारण ताकत प्राप्त हो गई थी। यानी कि ये जो कांग्रेस है इसका स्वभाव कैसा था, गठबंधन, यानी कि सबको मिला जुला कर आगे बढ़ने का। तो इससे इसको एक स्पेशल यानी कि असाधारण ताकत प्राप्त हो गई थी। इसके कारण भी ये क्या हुई, जीती। तो तीसरा मुख्य कारण है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। ओके, चलिए बढ़ते हैं चौथे कारण की तरफ। चौथा है एक सुसंगठित पार्टी। सुसंगठित यानी कि एक व्यवस्थित बनी हुई पार्टी थी ये। कैसे, देखो, कांग्रेस पार्टी में किसान थे, उद्योगपति थे, मजदूर थे, सबकी जगह थी। यानी कि सारे तरीके के लोग थे। फार्मर भी आपको मिलेंगे, बिजनेसमैन भी मिलेंगे, जो मजदूर करते हैं लेबर वो भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से सारे लोगों के लिए इसमें जगह थी। कांग्रेस में आपको शांतिवादी लोग यानी कि जो सभी कामों को शांति से करने की विचारधारा रखते हैं, वामपंथी लोग, गर्मपंथी लोग, हर धारा की विचारधारा वाले लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से कांग्रेस क्या थी, एक मंच की तरह थी। ओके, तो ये इसकी चौथी विशेषता है जिसकी वजह से इसका प्रभुत्व कायम हुआ, या फिर कह सकते हैं कि ये तीनों चुनाव में जीती। वो क्या है, एक सुसंगठित पार्टी, यानी कि सारे संगठनों का एक सही व्यवस्थित तरीके से संगठन बना हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं पांचवा है विपक्ष का अभाव। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। देखो, देश शुरू आज़ाद हुआ था और चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस के सामने ज़्यादा विपक्ष नहीं थे, और विपक्ष थे भी तो वो एक मजबूत विपक्ष नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें सारे नेता, करिश्माई नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे सारे नेता इसमें शामिल थे। अब विपक्ष का अभाव देखो क्या है। शुरुआत के दौर में भारत में विपक्ष पार्टियां नहीं थी, मतलब बिल्कुल कम थी, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं थी। ओके, उसके अलावा कांग्रेस का नेटवर्क संपूर्ण भारत में था। अब एक तो पार्टियां नहीं है और ऊपर से कांग्रेस का नेटवर्क, तो पूरे के पूरे भारत में सब लोग कांग्रेस को जानते थे, क्योंकि सारे जो गब्बर नेता हैं, हम कह सकते हैं बड़े बड़े नेता हैं, वो सब कांग्रेस में शामिल थे। उसके अलावा उसके समक्ष कोई भी ताकतवर विपक्ष नहीं था, यानी कि कोई भी ताकतवर ऐसी दल नहीं था जो कांग्रेस का सामना कर सके। तो ये पांचवा कारण है जिससे कांग्रेस तीनों चुनाव में जीतती रही। तो ये 5 मूल कारण थे जो कांग्रेस के हैं, जिनकी वजह से कांग्रेस जीती। तो देखिए, ये पांचों कारण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये पांचों कारण हैं। चलिए, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। मैंने पहले ही कहा है कि ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस में से क्या क्या विशेषताएं थी जिसकी वजह से कांग्रेस जीत रही थी। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर एक पार्टी जीती थी, यानी कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहाँ पर एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर गुजरा हो। ऐसे अनेक देश है, यानी कि अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर अपनी नज़र दौड़ाए, थोड़ा देखें, तो एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण हमें मिलेंगे। ओके, परंतु बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा फर्क है, यानी एक बड़ी भारी चीज़ का फर्क है। और वो फर्क क्या है, देखो, बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, यानी कि वो जो भी मुल्क थे जहाँ पर एक पार्टी बहुत समय तक राज करती रही, वहाँ पर क्या किया गया, लोकतंत्र से छेड़छाड़ की गई, लोकतंत्र को दबाया गया और अपना वर्चस्व कायम किया गया। जबकि भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र के जरिए कांग्रेस ने इतने सालों तक क्या किया, राज किया, अपना वर्चस्व रखा। ओके, तो ये इसकी मेन डिफरेंस है भारत और दूसरे मुल्कों की जो एक तंत्र पार्टी जो राज करी उसमें। ओके, जैसे कि कुछ देशों मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में तो सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई थी, इसलिए वहाँ पर एक पार्टी का शासन रहा। फिर कुछ और देश जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी उपायों के चलते कायम हुआ, यानी कि कानून के जरिए उन लोगों ने एक पार्टी का प्रभुत्व कायम किया। तो यही डिफरेंस है भारत की एक पार्टी का कार्यकाल और दूसरे अन्य देश की एक पार्टी के प्रभुत्व में। ओके, भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग है, इनसे बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ था। ओके, अब उसके साथ एक ऐसा देश है जो भारत से मेल खाता है, यानी कि भारत की जैसी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, ऐसा दक्षिण अफ्रीका में भी रहा है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, यानी कि आपको जानकारी होगी, अगर आपको 6 में ही पढ़ाया गया होगा ये चीज़, तो रंग भेद कानून के बारे में,
कि दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश था जहाँ पर रंग भेद किया जाता है। रंग भेद मतलब काले और गोरे में, गोरे लोगों को उच्च माना जाता था और जो काले लोग थे उनको निम्न माना जाता था। उनके लिए सारी चीज़ें अलग थी, उच्च लोगों के लिए, जो गोरे थे उनके लिए सारी चीज़ें अलग थी। तो क्या हुआ था कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इस रंग भेद को समाप्त करवाया था। क्या करवाया था? समाप्त करवाया था। उसके बाद क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका में भी इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ। ओके, तो यही एक ऐसा देश है जिसमें भारत के समान लोकतांत्रिक तरीके से अफ्रीकन नेशनल जो कांग्रेस थी उसका दबदबा कायम हुआ दक्षिण अफ्रीका में। ओके, देखो भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है, बाकी देशों में तो कुछ चीज़ें अलग थी। ओके, देखो अब आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रही होगी PRI। ओके, ये क्या है? ये एक पार्टी है, उसका नाम है PRI। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी जो NCERT की बुक है उसमें दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, थोड़ा सा डिटेल से दिया हुआ है इसलिए। देखो NCERT में है आपकी, देखो ये है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी, जिसे हम PRI भी कहते हैं। ओके, चलिए अब ये पार्टी कहाँ की है? देखो इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी। ओके, और ये पार्टी मेक्सिको की है। ओके, यह पार्टी मेक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन करती रही। कितने? 60 सालों तक। ओके, अब ये जो पार्टी थी ना, ये भारत जैसे ही लोकतंत्र कायम नहीं हुआ इसने अपना दबदबा कायम किया लोकतंत्र को दबाकर। ओके, लोकतंत्र से नहीं कायम किया, लोकतंत्र को दबाकर। और 60 सालों तक ये पार्टी क्या करती रही? मेक्सिको में राज करती रही। क्यों यार राज करती रही? क्योंकि इसको मेक्सिको क्रांति की विरासत हासिल थी। यानी कि मेक्सिको में एक क्रांति हुई थी, मेक्सिकन क्रांति, उसकी विरासत इसको हासिल थी। जैसे हमें स्वतंत्रता संग्राम की, यानी कि कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी, इसी तरीके से इस पार्टी को भी हासिल थी। इसी वजह से इसने 60 सालों तक शासन किया। ओके, बाद में जब 2000 में चुनाव हुए राष्ट्रपति पद के, तो ये पार्टी हार गई क्योंकि इसने बहुत दबदबा कायम कर दिया था, ये गलत तरीके से काम करने लग गई थी। तो फिर 2002 में चुनाव हुए और ये पार्टी हार गई। और अब जो मेक्सिको है वो एक पार्टी के दबदबे वाला देश नहीं रहा, यानी कि अब बहुत सारी वहाँ पर पार्टियाँ हो चुकी है। तो बस ये आपको बताना था। यहाँ से शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि PRI क्या है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई, इसे किस क्रांति की विरासत हासिल थी, ये सारी चीज़ें। ओके, तो आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ से कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम बढ़ेंगे एक अलग टॉपिक पर, यानी कि टॉपिक तो वही है कांग्रेस से रिलेटेड, पर कांग्रेस का जो वर्चस्व कायम हुआ उसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। यानी कि कांग्रेस की एक ऐसी विशेषता को समझने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम की कांग्रेस में ऐसी क्या बात थी कि कांग्रेस ही हर चुनाव में जीतती रही, उसका वर्चस्व हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण उसकी विशेषता है। ये मैंने उसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस विशेषता से इस कारण से एक स्पेशल क्वेश्चन बन के आता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए ये मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ। ओके, तो देखो कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, यानी कि कांग्रेस जो था वो एक सामाजिक और विचारधारा वाला गठबंधन था। कैसे था देखो समझते हैं। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो 1885 में। ओके, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका MCQ, आपको ध्यान रखना रहता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन का। तो कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो 1885 में हुआ। उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भरती, यानी कि जब शुरू में कांग्रेस बनी तो ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हो, कामकाजी, व्यापारी, बिजनेसमैन, इनकी पार्टी थी, इनमें दूसरे लोग शामिल नहीं थे। लेकिन 20वीं सदी में इसमें जन आंदोलन का रूप ले लिया, यानी कि धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लग गए। देखो इस वजह से कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे यानी कि शहर के लोग, गांव के लोग, मजदूर, मालिक, मध्यम उच्च वर्ग, सब लोग सबको इनमें जगह मिलने लगी इस पार्टी में, यानी कि सब इससे जुड़ गए और ये क्या हो गया, एक जन आंदोलन के रूप ले लिया इस पार्टी ने। ओके, इनमें से अनेक समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक कर लिया।
यानी कि ये जो अलग अलग समूह है, इन समूहों ने क्या किया, बहुत तो कांग्रेस के साथ मिल गए, अपने को खुद को कांग्रेस का सदस्य नाम दे दिया। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी पहचान को मिलाया नहीं, पर उनके साथ एक साथ नहीं किया, पर उनके साथ मिलकर काम जरूर किया। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बताया मैंने कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। ये शुरुआत में ऐसी पार्टी थी कि इसमें ज़्यादा टाइप के लोग नहीं रह रहे थे, जो उच्च वर्ग थे, जैसे जो शिक्षित थे, जो व्यापारी थे, वही थे। पर बाद में क्या हुआ, इसमें सभी को जगह मिलने लगी। अब कुछ लोग तो इसमें क्या कर रहे थे कि अपनी पहचान को इसमें एक सार कर दिया, एक साथ होकर मिलकर कांग्रेस के काम कर रहे थे, और कुछ ने अपनी पहचान को अलग रखा, फिर भी वो क्या कर रहे थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ओके, और अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर व्यक्ति या समूह कांग्रेस के भीतर काम करने लगे। ओके, कौन, जो अपनी पहचान को मिटाना नहीं चाहते थे वो लोग। ओके, अब इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारात्मक गठबंधन थी। सही है, यही तो बात है कि कांग्रेस क्या हो गई, एक विचारात्मक गठबंधन हो गई, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग मिल रहे हैं और वो मिलकर काम करने लग गए। ओके, उसके बाद कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, हर धारा के मध्यम मार्गियों को समाहित किया। यानी कि जो कांग्रेस है ना, उसमें कोई एक टाइप के लोग नहीं रहने लगे, उसमें डिफरेंट सारे टाइप के लोग, क्रांतिकारी जो हर चीज़ में क्रांति, हिंसा का काम करते हैं वो लोग, जो शांति से किसी चीज़ को हल करना चाहते हैं वो लोग, जो गर्मपंथी थे, जो नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ये सारी क्या है, विचारधारा है। आपने इनको अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा और अब आगे भी आप पढ़ेंगे। ओके, तो टेंशन मत लीजिए कि क्या होता है गर्मपंथी, वामपंथी, धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ऐसे भी लोग जो सब मध्यम मार्गी, यानी कि सब चीज़ों को मानते हैं, उन मध्यम मार्गियों को भी कांग्रेस में जगह मिली। इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस एक सामाजिक और एक गठबंधन, विचारात्मक गठबंधन बनकर उभरा। अब देखो फ्रेंड, यहाँ से सामने क्वेश्चन ये आएगा कि कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का उल्लेख कीजिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपको जो भी मैंने अभी समझाया कि कांग्रेस शुरुआत में नवशिक्षित लोगों की पार्टी थी, फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारी विचारधाराओं के, जैसे गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, सारे लोग इसमें जुड़ गए। तो इस तरीके से ये क्या है, एक विचारधारात्मक गठबंधन है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके आंसर में लिखनी है। ओके, और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखकर अच्छे से इसको समझ लेना है ताकि आप आसानी से लिख सको। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली। अब समझते हैं कांग्रेस प्रणाली क्या होती है। देखो, सबसे पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि कांग्रेस प्रणाली किसको कहते हैं। देखो, आपको पता है, पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, दूसरा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, तीसरा चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती। यानी कि इन तीनों टाइम पर क्या हुआ, कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, है ना। किसका वर्चस्व रहा, कांग्रेस का वर्चस्व। तो जितने समय तक इन तीनों चुनाव में कांग्रेस जीती, तो अब जितने समय तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, उसी समय को हम क्या कहते हैं, उसी कालखंड को, जिस टाइम पर सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा, उसी कालखंड, उसी समय को हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। आई होप आपको समझ आया होगा कांग्रेस प्रणाली क्या है। तो जिस समय तक कांग्रेस का कालखंड रहा, कांग्रेस का राज रहा, उसे हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। चलिए समझते हैं और डिटेल से। चुनावी प्रतिस्पर्धा के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का ही वर्चस्व था। सही है, जब शुरुआती जो प्रतिस्पर्धा थी चुनाव की, उसमें केवल और केवल कांग्रेस का वर्चस्व था। उसके बाद कांग्रेस के सामने कोई विपक्ष भी मौजूद नहीं था। सही है, यही हमने पढ़ा ना कि कोई भी विपक्षी दल ज़्यादा मौजूद थे ही नहीं, और थे कुछ तो वो भी ताकतवर नहीं थे। ओके, शुरुआत के दशकों में चुनाव में कांग्रेस की ही विजय रही। हाँ, हर चुनाव में कौन जीती, मात्र कांग्रेस, और कांग्रेस ही जीती। अर्थात चुनावी प्रतिस्पर्धा के कुछ दशकों में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई, यानी कि शासक भी कौन थे, कांग्रेस थी, और विपक्ष भी कौन थी, कांग्रेस थी। यानी कि दोनों दलों की भूमिका सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने ही निभाई। यानी कि पूरा का पूरा वर्चस्व किसका रहा, कांग्रेस का रहा। पूरा का पूरा प्रभुत्व किसका रहा, कांग्रेस का रहा। तो इस पूरे टाइम पीरियड को, जब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का राज था, उसे हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। यानी कि इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को, इस समय को
कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ओके, तो अब आपको समझ आया कांग्रेस प्रणाली क्या है। कांग्रेस प्रणाली का मतलब है वो समय जिस समय में मात्र केवल और केवल कांग्रेस का वर्चस्व था, यानी कि चुनावी प्रतिस्पर्धी का शुरुआत का समय। तो उसी समय को, उसी कालखंड को हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी अच्छा सा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कांग्रेस प्रणाली क्या है समझाइए। तो आपको ये बिंदु यहाँ पर अच्छे से समझा देने हैं। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। तो फ्रेंड, हमने अभी तक सब कुछ समझ लिया कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस किस तरीके की पार्टी थी, कांग्रेस में से क्या क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। फिर हमने देखा कि इस वर्चस्व को भारत तक ही सीमित नहीं था, ये दूसरे देशों में भी जहाँ जहाँ पर एक दल की पार्टी रही वहाँ पर इस तरीके का वर्चस्व देखने को मिला हमको। पर भारत का कुछ अलग था क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर हमने एंड में जाकर कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। ओके, अब देखो, अब हमने कांग्रेस के बारे में तो समझ लिया, अब हम समझेंगे विपक्ष के बारे में। यानी कि जो भी विपक्षी दल थे, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं था कि कोई भी विपक्षी दल नहीं था, कुछ कुछ दल थे। तो उन दलों का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, उसके साथ साथ हम भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में, और साथ में स्वतंत्र पार्टी के बारे में। तो ये 4 पार्टियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 में कवर करेंगे। ओके, तो आपको पार्ट 3 का इंतज़ार करना पड़ेगा। आई होप आज का ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड इनके साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।